हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा 5th लेक्चर, 5वां व्याख्यान। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने सदिशों को जोड़ने की ग्राफीय विधि पढ़ी थी और आज क्या पढ़ेंगे, सदिशों को, दो सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि यानी मैथमेटिकल मेथड सीखेंगे, जिसको हम विश्लेषणात्मक विधि भी कह सकते हैं, एनालिटिकल मेथड भी कह सकते हैं। तो बच्चों आज गणितीय विधि सीखनी है कि दो वेक्टर्स को हम गणितीय विधि से कैसे जोड़ेंगे। उसमें हमें पटरी, पैमाना, पेंसिल, चांदा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गणित की विधि से एक सूत्र प्राप्त करेंगे दो वेक्टरों के जोड़ का। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने एक ग्राफीय विधि बताई थी, समांतर चतुर्भुज विधि, जिसमें हमने ये बताया था जैसे हमारे पास दो वेक्टर हों बच्चों, जैसे ये है वेक्टर, एक वेक्टर और एक वेक्टर ये हो। तो बच्चों इन दोनों वेक्टर्स के टेल एक ही जगह पर मिले हैं और ये आपस में ये दोनों वेक्टर कितना कोण बना रहे हैं, मान लेते हैं थीटा कोण। ये कोण कितना है बच्चों, थीटा। तो इनका योग कैसे पता करते हैं, जैसे ओ पी वेक्टर और इसको डाल दिया ओ क्यू वेक्टर। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा कि यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित होते हैं तो उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है जो उनके बीच के कोण को विभाजित करता है, यानी समांतर चतुर्भुज बना लें इससे हम। तो ये समांतर चतुर्भुज विधि को ही आगे विस्तृत करके गणितीय रूप देना चाहते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। ये समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। तो ये जो विकर्ण बना, थीटा बाद में लिखेंगे बच्चों, ये जो विकर्ण बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो विकर्ण है बच्चों, यही इन दोनों के योग के बराबर होगा वेक्टर आर। ये हम बता चुके हैं, यानी यही वेक्टर आर। और ये जो वेक्टर हमने लिया है वेक्टर ओ पी, मान लो ये है वेक्टर ए और एक ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों का योग ये हो गया, यही वेक्टर तो हुआ बच्चों। ये थोड़ा सा झोल मार रहा है, सीधा सीधा नहीं आया, लाइन थोड़ी तिरछी सी होगी। अब ठीक है बच्चों, अब सीधी लग रही होगी। इसको मैं डाल देता हूँ एस पॉइंट। ये वेक्टर, ये दोनों का योग हुआ किस किस का, ए और बी का, यानी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब गणितीय विधि से इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इसका परिमाण इस वेक्टर का कितना आएगा, दिशा कितनी आएगी। तो ये दोनों वेक्टर बच्चों आपस में कितना कोण बना रहे थे, थीटा, ठीक है। और मान लो ये जो परिणामी आया वो इस वेक्टर से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो ये परिणामी वेक्टर आर की दिशा हो गई। तो इतना समझ गए, यानी हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनसे बनाया समांतर चतुर्भुज और उनका जो विकर्ण है उस समांतर चतुर्भुज का वो इन दोनों वेक्टर्स के योग के बराबर है, परिणामी है। इतनी बात हम पीछे भी सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको गणितीय रूप देते हैं। तो इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों और यहाँ से लंब गिरा देते हैं। इस पॉइंट को मैं डाल देता हूँ टी। तो ये कोण कितना होगा बच्चों, ये भी थीटा होगा। इस पी को थोड़ा नीचे लिख दें। देखो ये भुजा इस भुजा के समांतर है बच्चों, तो ये वाला कोण जितना है उतना ही कोण ये होगा, थीटा होगा, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं, ये संगत कोण हो गए दोनों। बात समझ रहे हैं, दोनों कोण कैसे हुए, संगत कोण। तो अब आपको, अब शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये ओ एस टी, बड़ा सा समकोण त्रिभुज दिख रहा है। बात समझ रहे हैं बच्चों, दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज
ओ, देखो कौन सा, ये वाला ओ एस टी, ओ एस टी, ये वाला त्रिभुज बड़ा सा समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 का है, लंब गिराया है। ओ एस टी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बच्चों। तो इस ध्यान से देखें, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कर्ण ये हो गया, पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी ओ एस का वर्ग बराबर, पहले आधार लिख लो, ओ टी का वर्ग, कुछ भी पहले लिख लो, प्लस एस टी का वर्ग, ये आया। अब ओ टी को हम लिख सकते हैं, इसको पी डाल देते हैं, ओ पी प्लस पी टी। जो ओ टी है बच्चों वो दो टुकड़ों में है, ओ से लेकर टी तक की डिस्टेंस को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी। तो ओ एस स्क्वायर बराबर ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। तो देखें बच्चों, ओ एस स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर खोलते हैं, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी टी प्लस एस टी का स्क्वायर। अब देखें, ओ एस स्क्वायर बराबर ओ पी, ठीक है ना। और देखें बच्चों, पी टी और एस टी और आ रहे होंगे, पी टी और एस टी, इनको एक साथ लिख लेते हैं पहले, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी टी, ऐसे लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब देखें, एक समकोण त्रिभुज आपको ये भी दिखाई दे रहा है, छोटा सा ये दिख रहा है। तो इसमें पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर बराबर एस पी का स्क्वायर हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ओ एस स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर बराबर एस पी का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी टी। ये एस पी का स्क्वायर कैसे हो गया, अब वो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये भी तो है, पी एस टी से पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो एस पी का स्क्वायर बराबर, यानी एस पी का स्क्वायर बराबर पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। तो इसकी जगह बच्चों देखो, पी टी का स्क्वायर प्लस एस टी के स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया है एस पी का स्क्वायर। ये बात यहाँ से आई है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखें, ओ एस क्या है, ओ एस है वेक्टर आर का परिमाण यानी आर, तो ओ एस हो गया आर स्क्वायर। ओ पी, ओ से लेके पी तक कितना है, वेक्टर ए का परिमाण यानी ए स्क्वायर प्लस एस पी कितना है भाई, एस पी इसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर, और ये कितना है बी, तो इसकी जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2OP, OP कितना हुआ ए, PT कितना होगा, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखें बच्चों, PT निकालना है हमें, तो PT अब इसी समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं, तो साइन थीटा वो कॉस थीटा लगाएं, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा PT बटे कर्ण SP, और SP कितना है B के बराबर, तो PT बटे B। तो यहाँ से PT कितना आ गया, PT बराबर आ गया B cos थीटा, ठीक है। तो OP की जगह A और PT की जगह B cos थीटा, B cos थीटा, ये आ गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखें, इनको आपको ध्यान रखना है कि इन समीकरणों से वैल्यू यहाँ पर आई है, समझ रहे हैं ना।
कौन सी वैल्यू कहाँ रख दी पता लग रहा है। पी टी की वैल्यू ये रही, ठीक है, और सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी थी। तो परिणामी आर कितना आया, परिणामी आर बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस सूत्र से हम परिणामी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। बताइए कोई डाउट, बात क्लियर हो रही होगी बच्चों एकदम। अब आगे चलते हैं, ये परिणामी आ गया, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। चलो अब परिमाण तो निकल आया, अब देखो सूत्र लगा के निकाल लोगे, पेंसिल पैमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दिशा भी ज्ञात करनी है क्योंकि हम सदिश योग पढ़ रहे हैं। तो दिशा क्या है, ये जो परिणामी वेक्टर है बच्चों वो वेक्टर ए के साथ एल्फा कोण बना रहा है, ठीक है, वेक्टर आर, तो वही दिशा हो जाएगी। तो क्या निकाल लें, टेन एल्फा। टेन अल्फा बराबर देखिए लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया एस टी, बड़े वाले त्रिभुज में देख रहे हैं लंब हो गया एस टी और आधार हो गया ओ टी। अब एस टी कितना है अभी निकाला था बच्चों, एस टी नहीं, एस टी नहीं निकाला है अभी, तो अब एस टी निकालते हैं। इसी छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, इसी में एक तो हमने कॉस थीटा लगा दिया, ठीक है, इसको आप एक साइड से कॉपी पे लिखना। अब देखिए समकोण त्रिभुज पी एस टी में इसी त्रिभुज में चल रहे हैं, इसी समकोण त्रिभुज इसी में चल रहे हैं। तो अगर मैं साइन थीटा करूं तो कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी एस टी बटे एस पी। तो एस टी कितना आ गया, एस पी साइन थीटा। बोलें, और एस पी कितना है बी, तो बी साइन थीटा आ गया। एस पी कितना है बी, तो बी साइन थीटा। एस टी की वैल्यू आ गई वो यहाँ रख दें, इसलिए टेन अल्फा बराबर क्या आ गया, टेन अल्फा बराबर आ गया एस टी की जगह बी साइन थीटा बटे ओ टी कितना था अभी निकाला था, एस टी बटे ओ टी कितना निकाला था बच्चों, देखो ओ पी प्लस पी टी, ओ टी बराबर क्या था, ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी। और ओ पी कितना है, ओ पी है ए प्लस पी टी अभी निकाला था, पी टी बराबर बी कॉस थीटा। सब दिख रहा है ना, क्रम से लिख लेना अपनी कॉपी पर। तो टेन अल्फा इतना आ गया, इससे हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये गणितीय विधि रही बच्चों, ये इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। तो परिणामी के लिए ये व्यंजक आ गया मैथमेटिकल, और दिशा ज्ञात करने के लिए टेन अल्फा से ये एक्सप्रेशन लगा के हम अल्फा यानी वेक्टर ए से उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये बात और ये बातें इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज की हैं, ये ध्यान रहेंगे, इनको एक साथ लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ स्पेशल बातें बताएंगे। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अभी हमने ये दो इक्वेशन निकाल ली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले, गणितीय सूत्र निकाले, परिणामी इससे निकलेगा दो वेक्टरों का। ये कौन कौन से वेक्टर हैं, जैसे दो वेक्टर हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो उनका परिणामी इस सूत्र से निकलेगा बच्चों, और दिशा इससे निकलेगी। ये दिशा कौन सी है, जो वेक्टर ए के साथ बन रही है परिणामी की, परिणामी इधर आएगा आर, उसकी दिशा, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो ये दोनों सूत्र हो गए। अब विशेष स्थितियां देखते हैं, स्पेशल केस। तो देखो बच्चों, अगर दोनों वेक्टर ए और बी एक ही दिशा में हैं या समांतर हैं, यानी केस नंबर 1 थीटा 0 हो। थीटा 0 कब होगा, जिधर वेक्टर ए है
उसी दिशा में वेक्टर बी हो, तभी तो थीटा 0 होगा। यानी ए और बी आपस में कैसे हैं बच्चों? समांतर हैं, दोनों वेक्टर समांतर हैं। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, और ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो आर कितना मिलेगा? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा की जगह 1 आ गया क्योंकि थीटा 0 है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा की जगह 1 तो 2ab रह गया, और ये हो गया बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो r बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट हट गया, तो r बराबर कितना आ गया? a प्लस बी। यानी जब वेक्टर पैरेलल हो यानी थीटा 0 हो, यानी वेक्टर समांतर हो, उनके बीच का कोण 0 हो, तो उन दोनों वेक्टर्स को जोड़ देते हैं। तो सीधे सीधे हमें एग्जाम्पल के तौर पर समझें, और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों, क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन और कॉस जो फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सबसे अधिक मान 1 होता है। तो ये मैक्सिमम आया, आर मैक्सिमम है बच्चों, इससे बड़ा वेक्टर्स का परिणाम ही नहीं हो सकता a प्लस बी, यानी जब दोनों वेक्टर जुड़ रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा मान आएगा। कोण बदलते जाओगे आर का मान बदलता जाएगा। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर सेकंड समझें। ये समझ गए ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात बताऊं, जैसे किसी पिंड पर 2 बल लग रहे हों एक ही दिशा में, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो परिणामी कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ दोगे। जैसे एक पिंड है कोई, इस पर 2 बल लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन का बल लग रहा है और एक 4 न्यूटन का बल लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में है ना बच्चों। तो कोई ये कहे कि इनका योग कितना होगा, तो परिणामी फोर्स F बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 4। बल है तो R की जगह मैं F लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 7 न्यूटन आ गया, ये सबसे ज़्यादा मान है बच्चों, 7 न्यूटन से ज़्यादा आ नहीं सकता। सबसे ज़्यादा मान 7 न्यूटन आ सकता है इन दोनों का। ये उदाहरण के लिए समझा दिया है। अब केस सेकंड, जब वेक्टर विपरीत दिशा में हो, यानी थीटा बराबर 180 अंश हो, यानी एक वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी की दिशा इधर है, प्रति समांतर हो गए। ये वेक्टर एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, ये समांतर थे, ये कैसे हो गए? प्रति समांतर। जब दोनों वेक्टर कैसे हैं? प्रति समांतर हैं, एंटी पैरेलल हैं, विपरीत दिशा में हैं ए और बी, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 180, और कॉस 180 का मान होता है -1, तो आर ये सबसे छोटा मान है बच्चों कॉस का, -1 और 1 के बीच होता है। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो यहाँ कॉस थीटा की जगह -1 रखोगे तो यहाँ -2ab हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? √a² + b² -2ab, और ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, √a - b का होल स्क्वायर। जो बड़ा हो वो पहले लिख दो, b - a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, यानी डिफरेंस कर दोगे तो r बराबर आ गया a - b। तो घट जाएंगे वेक्टर। उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने 2 बल लगाए, अब मान लो 4 न्यूटन का बल इधर लग रहा होता और 3 न्यूटन का इधर लग रहा होता, तो परिणामी बल जो F आएगा वो 4 क्योंकि ये विपरीत दिशा में हो गए बच्चों। कैसे हो गए? देखो बल अब भी उतने ही हैं, 3 और 4, तब भी 3 और 4 थे, तब हमारा आंसर 7 आया। और अब विपरीत दिशा में हो गए तो 4 - 3 करोगे क्योंकि a - b करना है, तो कितना आया? 1। तो देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि परिणामी जो आएगा दोनों वेक्टरों का जोड़ वो यहाँ निश्चित नहीं होगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। मैंने कहा था आगे समझाऊंगा, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है, समझ रहे हैं ना। और ये मिनिमम वैल्यू है बच्चों। कैसी वैल्यू है ये? आर मिनिमम है, इससे छोटा मान नहीं हो सकता। यानी अगर किसी पिंड पर, इससे क्या पता चला कि अगर किसी पिंड पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल लग रहे हों तो सबसे कम आंसर आएगा 1 न्यूटन और सबसे ज़्यादा आंसर आएगा 7 न्यूटन, और बीच में बाकी के कोई भी वैल्यू संभव है।
5 न्यूटन भी आ सकता है, √13 भी आ सकता है, जैसा भी है, ठीक है ना, एंगल पर डिपेंड करेगा। अब केस थर्ड, जब वेक्टर लंबवत हो यानी थीटा 90 हो, यानी एक वेक्टर ए ऐसे है और एक वेक्टर बी ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो कोण है थीटा वो 90 हो गया, और कॉस थीटा उस समय कितना हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 2 बचे, तो आर कितना रह गया उस सूत्र से, इस समीकरण से, √a² प्लस b², तो इतना हो जाएगा, तो परिणामी इतना हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिर कर लेते हैं, जैसे एक पिंड पर 2 बल लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन, और ये लंबवत हैं एक दूसरे के, 90 पे लग रहे हैं, तो परिणामी बल F कितना आएगा, √ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर √9 + 16 बराबर 25, √25 यानी 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन आया बच्चों। ऐसी कोई भी कोण हो, तो हमने यहाँ 3 बातें सीख ली कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो जोड़ सबसे ज़्यादा आएगा, जब दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे तो उनका जोड़ सबसे कम आएगा, ठीक है ना। तो बाकी की कोई भी वैल्यू आ सकती है, 90 पर कुछ आएगी, 60 पर कुछ आएगी, 120 पर कुछ आएगी, तो कुछ सवाल करेंगे वहाँ पता लग जाएगी। और दिशा आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, दिशा इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बोले बच्चों। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर एक न्यूमेरिकल कराएंगे इस पर आधारित, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 मात्रक व 4 मात्रक हों, यानी हमें 2 वेक्टर्स के परिमाण दिए हैं, यानी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, लिखते चलते हैं। यानी वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, ए वेक्टर नहीं लगाएंगे, वो कितना है 3, और बी कितना है 4 मात्रक। तो इनके बीच का जो कोण है बच्चों थीटा, थीटा बताया था, वो हमें ज्ञात करना है, यही तो मतलब हुआ। कब याद कीजिए, यदि इनका परिणामी का जो परिमाण है 7 मात्रक हो तो कोण कितना होगा, यानी देखो दोनों का जोड़ कुछ भी आ सकता है, 7 आ सकता है, √37 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 आ सकता है। ये वेक्टर आर के परिमाण दिए हैं, ठीक है। तो 4 खंडों में है क्वेश्चन, तो पहला खंड करते हैं। तो पहले खंड में परिणामी का परिमाण कितना दे रहा है 7 मात्रक, यानी आर है 7 मात्रक। अब सूत्र लगाएंगे बच्चों, अभी बताया था परिणामी वेक्टर के परिमाण का आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू रखिए आर की जगह 7 लिखोगे, √a² कितना हो गया, डायरेक्ट करते हैं, 3 का वर्ग 9 प्लस b का वर्ग यानी 4 का वर्ग यानी 16 प्लस 2ab कितना हो गया 2ab, 2 तिया 6 चौक 24, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 24 cos थीटा। वैल्यू आप रख लेंगे तो 7 बराबर वर्ग कर देते हैं, 7 का वर्ग, स्क्वायर रूट हट गया, 16 और 9 25 प्लस 24 cos थीटा, ये 49 हो गए, 7 का वर्ग 49 बराबर 25 प्लस 24 cos थीटा, 24 cos थीटा इधर ले आए, 24 cos थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों 49 माइनस 25, ये कितना बचा 24, तो 24 cos थीटा बराबर 24, तो cos थीटा बराबर 1, और 1 कितने की वैल्यू होती है 0 की, cos 0 की वैल्यू 1, तो थीटा कितना आ गया 0, कोण पता लग गया, एक आंसर आ गया। यानी यदि परिणामी का परिमाण 7 है तो कोण 0 होगा, यानी दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तभी तो दोनों जुड़ेंगे, 3 और 4 a प्लस b होगा, अभी बताया था, तो एक ही दिशा में हो गए, समांतर हो गए, तो थीटा 0 ही निकल के आया बच्चों, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। परिणामी √37 दिया है तो सूत्र वही लिखेंगे, r बराबर r² कर लेते हैं, अब √ हटा देते हैं, 2ab cos थीटा,
आर स्क्वायर। अब आर कितना है, अब आर कितना दिया है, √37। तो इसका वर्ग करोगे तो 37 रह जाएगा। स्क्वायर से √ हट गया बच्चों। ए स्क्वायर का मतलब 3 का वर्ग यानी 9, बी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 प्लस 2ab यानी 2 तिया 6 चौक 24। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप वैल्यू रखिएगा। तो 24 cos थीटा बराबर आ गया, 24 cos थीटा बराबर 16 9 25, 37 में से 25 घटाओगे तो 12 रह जाएंगे। ये तो आप हल कर लोगे बच्चों, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। तो cos थीटा बराबर 12/24 यानी 1/2। और ये कितने की वैल्यू है, cos थीटा बराबर 1/2 कितने की वैल्यू होती है बच्चों, cos 60 की, cos 60। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। यानी 60 अंश पर होंगे तब परिणामी हमारा √37 होगा। अब 5 मात्रक कब होगा, तीसरा खंड करते हैं। अब आर दिया है 5 मात्रक, तो करें आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर कितना हो गया, 5 का वर्ग 25, ए का वर्ग 9, बी का वर्ग 16 प्लस ये कितना हुआ 2ab 2 तिया 6 चौक 24। भाई ए बी और 2 लिखोगे तो 24 हो जाएगा। 24 cos थीटा, 16 9 25, 25 इधर घट गए तो 0 रह गया। तो 24 cos थीटा बराबर कितना आ गया, 0। तो cos थीटा बराबर 0। और ये कितने की वैल्यू है, cos 90 की। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90। ठीक है, चौथा पार्ट करते हैं। अब आर कितना दिया है, चौथे में 1 मात्रक हो। तो बच्चों 1 कब होगा, 3 और 4 का परिणामी जब 4 - 3 करोगे a - b होगा। और वो कब होता है, थीटा बराबर 180 अंश। तो हमें पहले ही पता लग गया कि इसका आंसर 180 आना है। देख लीजिए आर स्क्वायर, तो आर है अब 1 मात्रक। तो बच्चों देखें आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर की जगह 1 हो गया, ए स्क्वायर की जगह 9 हो गया, बी स्क्वायर की जगह 16 हो गया और 2ab की जगह 24 हो गया और cos थीटा। तो 24 cos थीटा बराबर 16 9 25, 1 - 25। तो 24 cos थीटा बराबर -24, 24 का भाग कर दो तो cos थीटा बराबर -1। और ये कितने की वैल्यू होती है, -1 cos 180 अंश की। तो थीटा आ गया 180 अंश। इस तरीके से बच्चों सारे कोण निकल आएंगे। तो है ना अच्छा सवाल, थीटा निकालना सीख गए, परिणामी दिया था। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा, सदिशों को जोड़ना। सदिशों को जोड़ना सीख लिया बच्चों। जोड़ने का मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब बच्चों वेक्टर्स का जोड़ना हम लोगों ने कितने तरीके से पढ़ा, 2 विधियों से। पहली विधि ग्राफीय विधि थी, इंग्लिश में लिख देता हूँ, उसको हमने ग्राफिकल मेथड कहा। ग्राफिकल मेथड आपके पास नोट है, ग्राफीय विधि से सीखा। दूसरा मैथमेटिकल विधि, गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड, इससे पढ़ा आपने। 2 विधियाँ पढ़ी, किसको, वेक्टर को जोड़ने की, ग्राफीय विधि और गणितीय विधि। गणितीय विधि को एनालिटिकल मेथड भी कह देते हैं, एनालिटिकल मेथड, दैट इज विश्लेषणात्मक विधि। गणितीय विधि कह लो या विश्लेषणात्मक। तो अब तक हमने ये पढ़ा। तो ग्राफीय विधि में 3 विधियाँ पढ़ी, त्रिभुज विधि पढ़ी, समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ी, बहुभुज विधि पढ़ी। और गणितीय विधि में हमने फॉर्मूला निकाला था बच्चों वेक्टर्स के जोड़ का, परिणामी का और उसकी दिशा का, tan अल्फा निकाला। ये हमने पढ़ लिया। तो हमने जोड़ना सीख लिया बच्चों। अब
नया ऑपरेशन सीखेंगे, नई संक्रिया सीखेंगे। तो कल के लेक्चर में, आज का लेक्चर बच्चों लेंदी हो जाएगा, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और कल सीखेंगे दो सदस्यों को घटाना, कैसे घटाएंगे। जोड़ना सीख लिया, अब क्या सीखेंगे, दो सदस्यों को घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये सीखेंगे। ये भी बच्चों हम दो विधियों से सीखेंगे, एक सीखेंगे गणितीय ग्राफीय विधि से और एक सीखेंगे गणितीय विधि से। जैसे जोड़ना दो विधियों से सीखा था, वैसे ही घटाना भी दोनों विधियों से सीखेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो कल का लेक्चर तभी समझ में आ सकता है जब आप जोड़ना जानते हों। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इन दोनों लेक्चर्स को देख पाएंगे। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 और 5, ये दोनों में हमने जोड़ना सिखाया है बच्चों। तो जब आप ये सीख जाएंगे, ठीक है बच्चों, उसके बाद ही घटाना समझ में आएगा। तो इसको ढंग से तैयार करके आएँ जिससे हम कल आपको घटाना सिखा सकें बच्चों। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल सदस्यों को घटाने के साथ बच्चों।